हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले, प्रकाश दीवान और गौरव बिस्सा। बाजार खुलने की तैयारी से पहले एक और पिक वागले साहब की बाकी है और वो शॉर्ट साइड पर इसलिए रह गई सर। बताइए किसे शॉर्ट करेंगे? अनिल जी, जस्ट डायल में मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। फ्राइडे को वीकनेस थी, मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगी डाउन साइड पे। 436 के स्टॉप लॉस से बेचे। फॉर 1 से 2 दिन का टारगेट है 414। ओके, तो जस्ट डायल पर हैं आप बेरिश। ये बताइए भारत फाइनेंशियल्स का चार्ट देखकर कितना कमज़ोर हो सकता है आज, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां प्रेशर में रह सकती हैं इस खबर के चलते। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां आपकी नज़र होगी? वीक खुलेगा तो मुझे लगता है 700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 696 और 700 के आसपास, जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। और अगर वो ब्रेक हो जाता है 695 टू बी मोर प्रिसाइज, फिर ये 650 तक जा सकता है। बेल शॉर्ट किया जाए? गौरव बताएं जरा, वायदा कारोबार के संकेत क्या है? सिटी का डाउनग्रेड 142 से टारगेट घटाकर 133 किया है इसमें। मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग में अगर खुल जाता है नीचे में तो ज़्यादा इसमें आपको चांसेस कम रहेंगे। तो एक बार अगर उछल आते तो फिर आप बनाइए। यहाँ पे एग्रेसिवली इसको भी शॉर्ट करना मेरे हिसाब से उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर द नियर रन। ओके, तो ये रहा है भेल के ऊपर। कैडिला हेल्थ केयर के लिए भी अच्छी खबर आई है, बायोकॉन के लिए भी अच्छी खबर आई है। दोनों में से गौरव ज़्यादा बेटर कौन सा नज़र आ रहा है? बायोकॉन को राहत मिली है क्योंकि 12% से इंसुलिन का जो जीएसटी रेट था वो 5% हो गया है, और कैडिला ने एक माउथ इन्फेक्शन की दवा थी उसको यूएसएफडीए की मंजूरी मिली और कैडिला ने क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। ये बताइए दोनों में से बेटर आपको चार्ट्स पर और डेटा में क्या नज़र आ रहा है गौरव? ये कैडिला में मैं ये कहना चाहूँगा काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने थे तो उसका ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक नया हाई बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो सकती है। कभी भी अनवाइंडिंग अगर आ जाए तो प्रेशर आ सकता है। तो वो लिहाज से मैं बायोकॉन में प्रेफर करूँगा। मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी और फिर लॉन्ग बने हैं, तो ये थोड़ा और स्ट्रॉगर डेटा है एज फार एज रेट इज कंसर्न। तो मेरे हिसाब से ये आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको ये 1065 से 1080 के लेवल से सीरीज में दिखा सकते हैं। ओके, तो कैडिला और बायोकॉन पर ये है दो स्टॉक्स जो रह सकते हैं एक्शन में आज खबरों के दम पर। इस बीच बाजारों के खुलने की तैयारी है इस वक्त और प्री ओपनिंग सेशन की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले वायदा कारोबार के कुछ और स्टॉक जो बड़े एक्शन में, एनसीसी लिमिटेड जो हम बात भी कर रहे थे शुक्रवार को सुबह सुबह की, यहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। 5% मजबूत होकर बंद हुआ गौरव, और ओपन इंटरेस्ट में 4% से 1.5% ऊपर था जब स्पॉट किया था। और उसके बाद दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति, तो 9:15 पर सारा एक्शन सीएनबीसी आवाज पर। जी हाँ, ये देखिए चार्ट बता रहा है 9:15 के आसपास जब ये था नीचे एकदम उस लेवल पर, और उसके बाद अब बताइए यहाँ से और कितना बढ़ेगा? खरीदी की जाए? देखिए आज अच्छा मौका मिल जाएगा। आज पॉसिबिलिटी है कि आपको वापस एक बार 89 के आसपास लेवल पे देखने मिल जाए। मेरे हिसाब से काफ़ी लुक्रेटिव लेवल्स हो जाएंगे वो, तो आप बाय कर सकते हैं। 86 का स्टॉप लॉस होगा, 86 हाफ का। ऊपर में आपको 94 से 96 के लेवल्स आपको ये सीरीज में दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है आज की कमजोरी में खरीदारी का मौका दिखे। 95-96 तो आसानी से होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर आप नज़र बनाए रखें। ये राय है गौरव की तरफ से। चलिए, लेकिन एक स्टॉक है जहाँ पर शॉर्ट करने के मौके भी होंगे, थोड़ी देर में मैं बात करूँगा। लेकिन चूंकि इस वक्त हम खुलने की तैयारी में है प्री ओपनिंग सेशन में, तो नजर डालने की किस तरह के संकेत आपको मिलते हुए दिख रहे हैं बाजार से। निफ्टी पर पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 90 अंक ऊपर सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी 50 अंक नीचे, और इसकी वजह रिलायंस 6.5% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर। अब 2% नीचे, विप्रो 2% नीचे आपको नजर आएगा। ये कुछ एक स्टॉक्स नीचे, लेकिन अब मजबूती की तरफ होते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस, टाटा पावर जैसे शेयर, एनटीपीसी 1.5% मजबूत है, तो मिला जुला सा कारोबार है। डॉक्टर रेड्डीज 2% कमजोर है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। रुपए की शुरुआत हो चुकी है 64.24 के मुकाबले में 64.30, 6 पैसा कमजोरी के साथ करेंसी मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी होती दिख रही है। और कमजोरी के लिहाज से एक स्टॉक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और वो है आरकॉम। आरकॉम क्या लगता है वागले साहब कहीं शॉर्ट करने का मौका दे रहा है, क्योंकि आज वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर आया है। और दूसरा ये कि खबरें ये आई है कि देखिए 2 रेटिंग एजेंसीज ने फिर से इस पर रिपोर्ट दी है। एक तो फिच ने रेटिंग डाउनग्रेड की है और मूडीज़ ने भी इनका एक नॉच घटाया है। फिच ने तो RD वाली रेटिंग दे दी CCC से। तो क्या आरकॉम अगर आज मौका मिले तो शॉर्ट करें तो किन लेवल्स पर? या तो अच्छा ब्रेक होने की बात करें, या तो ऑन अ बाउंस बैक 19.5-20 के आसपास के बाउंस बैक के लिए वेट करें। और फिर मुझे नहीं लगता ये 22 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 18 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो पिछली बार 18 से ही घुमा था। यस, तो वो टूटेगा तो फिर सीधा 15 की तरफ की मूव होगी। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नजर। खराब खबरों का सिलसिला तो ये आया है FNO के बैन से बाहर।
डीएलएफ और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी एफएनओ के बैन से बाहर आए हैं, तो ये वो 3 स्टॉक्स जो बैन से बाहर आने के बाद आज देखना है किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन JSL स्टेनलेस, इस कंपनी के लिए भी एक खबर ये आई है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री 3 जुलाई को स्टील कंपनियों की बैठक बुला रही है और उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने के ऊपर विचार होने वाला है। पहले लगी थी, फिर जो विदेशी कंपनियां हैं वो कोर्ट पहुंच गई और दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले आई। स्टे वेकेट हुआ और वेकेट होने के बाद अब वापस से इसके लिए राहत की खबर आती हुई। JSL स्टेनलेस आज का पायनियर डिस्टिलरीज हो सकता है क्या? 20% वाला लग सकता है क्या सर्किट? आपने शुक्रवार को पायनियर डिस्टिलरीज के लिए बताया था, सर्किट लगा था, दौड़ सकता है क्या यार सर? हेमंत 73.65 का क्लोजिंग प्राइस है, ये 75 के ऊपर ट्रेड होता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर मैं 72, 72.50 ₹2.5 की रिस्क लीजिए और ऑन द अपसाइड मेरा टारगेट होगा 82। तो शायद आज और कल में ये स्टॉक 20% की मूव दे सकता है। ओके, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। बड़े मुनाफे के लिए JSL स्टेनलेस, जहां पर तेजी का रुझान रखे। 75 के ऊपर की बात करें वागले साहब, उसके ऊपर तो खुलेगा ही। आजकल तो वागले साहब जो लेवल बोलते हैं कि इसके ऊपर इसके नीचे वो हो ही जाते हैं, फिर वो बाद में उसके बाद में फिर सिग्नल जो आते हैं वो सिग्नल रुकते नहीं है फिर। तो आज इन सिग्नल पर रखिएगा नजर। लेकिन एक सिग्नल आपके लिए हर रोज मिलता है सुबह 7:30 से 8 के बीच में कि कौन से स्टॉक हैं जो ट्रेडिंग के लिए देंगे मौका। और देख लेते आज हफ्ते के पहले दिन स्टॉक 2020 में हमारे दोनों कैप्टन ने किन शेयरों को चुना है आज। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम और आज ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। मेकिंग के ऊपर 18% नहीं है 5% ही दर लगेगी GST की। ये एक खुशखबरी है जो ओवर द वीकेंड आई। TBZ गीतांजलि में तेजी देखने को मिलेगी। आज एग्री एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े राहत पैकेज की खबरें आ रही हैं सामने, इसलिए ADF फूड के ऊपर नजर होनी चाहिए। एस्कॉर्ट्स जैसे ट्रैक्टर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं क्योंकि GST की जो दरें हैं ट्रैक्टर कंपोनेंट्स के ऊपर वो घटकर आई हैं। 100 रुपए से कम की मूवी टिकट के ऊपर GST की दर घटा दी गई है, तो मुक्ता आर्ट्स को भी फायदा मिलने वाला है। और नजर रखिएगा आज JSL स्टेनलेस पर, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुकंद और उत्तम गैलवा जैसी मेटल कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, तो मेटल सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। साथ ही नजर रखिए जयश्री टी के ऊपर, चाय और चावल सेक्टर फोकस में रहेगा। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट को भी आज टीम में शामिल किया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत सरकार यहां पर बड़े इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स को देने की बात कर रही है। दरअसल चलिए, बिल्कुल थीम हमने भी यही पकड़ी है कि खबरों के आधार पर चुना जाए और टाइटन और PC ज्वेलर्स इसीलिए लिए क्योंकि जो मेकिंग चार्जेस पे ड्यूटी घटाई गई है वो बहुत पॉजिटिव है इन दोनों ही कंपनियों के लिए, तो इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। M&M में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स पे ड्यूटी घटा दी गई है। बायोकॉन खरीदे क्योंकि इंसुलिन पे ड्यूटी काफ़ी कम कर दी गई है। कैडिला के लिए अच्छी खबर है, US FDA की तरफ से इनकी एक दवा को मंजूरी मिल गई है, वो पॉजिटिव है। LT फूड्स को हमने इसलिए चुना है, LT फूड्स, KRBL, ये तमाम लक्ष्मी एनर्जी, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स कंपनी है खासतौर पे फूड एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, उनको एक बड़ी राहत देने वाली है सरकार, तो उसकी वजह से पॉजिटिव खरीदारी करके चल सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस अलीबाबा के साथ क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसमें डिजिटल के लिए टाई अप हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव है। और जिंदल स्टीलनेस एंड पावर के लिए भी अच्छी खबर है। 3 जुलाई को तमाम स्टील कंपनियों की एक बैठक होने वाली है जिसमें जो एंटी डंपिंग ड्यूटी उसको फिर से री इम्पोज करने पर विचार किया जाएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है। चलिए, तो 9:05 हो चुके हैं, इंतजार खत्म हुआ और जानते हैं आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रडार पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कंपनी उस स्पेस को बिलोंग करती है, उस सेक्टर को बिलोंग करती है जो ऑफ लेट बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। Q4 रिजल्ट्स खत्म हो गए और जिस सेक्टर ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करा है उस स्पेस को बिलोंग करती है। तमाम ब्रोकरेजेस ऑफ लेट इस सेक्टर को और इससे जुड़ी तमाम कंपनीज को आपने देखा होगा अपग्रेड कर रहे हैं और ये स्टॉक फ्राइडे का निफ्टी का टॉप गेनर था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड की। यह कंपनी लंदन लिस्टेड मेटल्स और माइनिंग जायंट वेदांता रिसोर्सेज की सब्सिडरी है और आज ये सब्सिडरी खुद ही ग्लोबली वेल डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी का गठन हुआ था जब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और सेसागोआ का विलय हुआ था और इन्होंने केन इंडिया को एक्वायर करा था। तो आज इस कंपनी की प्रेजेंस है ऑयल एंड गैस स्पेस में, जहां पे इसके पास ऑलमोस्ट 58.9% स्टेक है केन इंडिया का। जिंक, लेड, सिल्वर में इस कंपनी की प्रेजेंस है, जहां पे हिंदुस्तान जिंक में ऑलमोस्ट 65% का हिस्सा है
और एंग्लो अमेरिकन का जो जिंक लेड बिजनेस है उसका 100% स्टेक इस कंपनी के पास अब है। इसके अलावा कॉपर, आयरन ओर, एल्यूमिनियम, कमर्शियल पावर, इन सब में इस कंपनी का सेगमेंट में परफॉर्मेंस है। अच्छा, एक एक करके कारोबार समझाऊंगा आपको। जिंक में देश की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट माइनर है। 79% मार्केट शेयर है इस देश का और 65% स्टेक हिंदुस्तान जिंक में कंपनी ओन करती है। चांदी में लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली। 16 मिलियन आउंसेस की क्षमता है इस कंपनी के पास। ऑयल एंड गैस में इस कंपनी के पास केन इंडिया के एसेट्स हैं और केन इंडिया प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। आयरन ओर में इस कंपनी के पास गोवा और कर्नाटका में आयरन ओर माइंस हैं। कॉपर में 36% मार्केट शेयर है इस देश का और इनफैक्ट ध्यान रखें, कॉपर रॉड्स प्रोड्यूसर के तौर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये कंपनी और दुनिया में इसके स्मेल्टर्स जाने जाते हैं कॉपर के। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग, सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। एल्यूमिनियम में जो देश के बॉक्साइट और जो कोल रिच रीजन्स हैं ईस्टर्न इंडिया के, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वहां पे इस कंपनी के ऑपरेशंस हैं और साथ साथ बैल्को में 51% हिस्सा ये कंपनी रखती है। और पावर में देश की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक है। 9000 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता है इस कंपनी के पास। इस आपकी स्क्रीन पे इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स आएगा, किस तरह का डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स है इस कंपनी का वो आप देख सकते हैं। इस कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में इसको निफ्टी के बाहर निकाल दिया गया था और रीजिक जो चल रहा था कारोबार में, रिस्ट्रक्चरिंग जो चल रही थी, और अब ये वापस निफ्टी का हिस्सा बनती हुई। और Q4 के रिजल्ट्स जिससे मैंने शुरुआत करी थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस पूरे सेक्टर का था। बड़े लॉफ्टी, बड़े एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस थे और उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। हाई में 41% का उछाल, कारोबारी मुनाफा दुगने से ज्यादा हुआ, 109% का उछाल था और इस कंपनी ने घाटे से उसके सामने 3000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक करा। इनफैक्ट पिछले 16 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन इबिटा लेवल पे परफॉर्मेंस थी और खासतौर पे एल्यूमिनियम और जिंक कारोबार, जहां से 2/3 इबिटा आता है, वहां से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और इन्हीं दोनों सेगमेंट्स एल्यूमिनियम और जिंक के ऑपरेशंस में ये कंपनी अब आगे ये कंपनी अपने कैपेसिटीज रैंप अप करती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है जो इबिटा मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नजर आएगा, आगे भी ये परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई नजर आएगी। केन का एक्विजिशन, उसके बाद बड़ा कैश सपोर्ट मिलने की बात थी। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट फोकस कर रहा है डिविडेंड, केपेक्स और डीलेवरेजिंग पर। बैलेंस शीट पे जो डेट है 63,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, साल दर साल 4-5 हजार करोड़ रुपए कम हुआ है और ये एब्सोल्यूट नंबर है, ग्रॉस नंबर है, ध्यान रखें। इस कंपनी की बुक्स में 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का इस समय कैश है, तो नेट डेट महज 15,000 करोड़ रुपए का, उसके सामने कंपनी 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल इबिटा क्लॉक कर रही है। तो नेट डेट टू इबिटा इस कंपनी का महज 0.6-0.7 टाइम्स पर आपको नजर आएगा, तो बेहतरीन बैलेंस शीट है। लगातार डेट कम कर रही है, बेहद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी फोकस है इस कंपनी का और एक्सपेक्टेड अगले 2 सालों में बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो एक्रीशन होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी लगातार अपने डेट को रीफाइनेंस करने की कोशिश कर रही है, तो मैच्योरिटी बढ़ रही है, ब्याज पर खर्च कम हो रहा है और साथ साथ डेट रीपे कर रही है। अप्रैल के बाद ही इस कंपनी ने $1 बिलियन के आसपास की डेट रीपे करी है और रीपेमेंट शेड्यूल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहां से। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी को, वो पूरा पास थ्रू कर दिया जाएगा, साथ साथ एडजस्टेड। हिंदुस्तान जिंक को हटा दें, जो कंपनी का कोल पैट आने वाला है उसका 30% शेयरधारकों को दिया जाएगा। आसान शब्दों में कैलकुलेशन कहता है हिंदुस्तान जिंक 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देता है, वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को 15 रुपए का सीधे सीधे पास थ्रू करता हुआ नजर आएगा। और एक कैलकुलेशन कहता है मौजूदा कमोडिटी प्राइसेस स्पॉट बेसिस पे जो है, फॉरेक्स जिस लेवल के आसपास है उसको कैलकुलेट करूं तो 30% एडजस्टेड मुनाफा होता है, 4 रुपए के आसपास का डिविडेंड, यानी कि 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड ये कंपनी देगी, जिसका शेयर भाव 240 रुपए के आसपास का है। 7.5 से 8% के आसपास की डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूं मैं वेदांता लिमिटेड के लिए। केपेक्स $700 मिलियन पिछले साल था, इस साल बढ़ाकर $1.2 बिलियन के आसपास खर्च करेगी। तो ऐसा पोर्टफोलियो इस कंपनी का जिसमें स्केल का एडवांटेज है, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है और बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी के पास लो कॉस्ट ओनरशिप है तमाम कमोडिटीज की, कैश रिच ऑयल एंड गैस का कारोबार है, जिंक, लेड, सिल्वर के कारोबार जैसे स्ट्रांग कारोबार है। अच्छा, इस कंपनी के पास जो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है लोएस्ट है, तो कहा जाता है अगर ग्लोबली प्राइसिंग डाउनटर्न्स आते भी हैं तो ये आसानी से विथस्टैंड करते हुए नजर आएंगे उस प्रेशर को। अगला ट्रिगर बनेगा इस कंपनी के लिए सरकार का रेसिडुअल स्टेक है बैल्को का, हिंदुस्तान जिंक का। अगर ये कंपनी एक्वायर करती हुई नजर आती है तो बहुत बड़ा ट्रिगर बनना है। एक इनहेरेंट रिस्क है तमाम कमोडिटी प्लेयर से, अपफ्रंट बता देता हूं आपको, कमोडिटी प्राइसेस गिरना या फिर उनमें जो प्रीमियम है वो कम होना, वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन अगर इसका आप सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस करेंगे,
जिसमें हिंदुस्तान जिंक है, ऑयल एंड गैस का कारोबार है, और इन दोनों के अलावा जो बचा वो वेदांता का कारोबार है। तो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा, और 7.5 से 8% की डिविडेंड यील्ड पे वो कारोबार मिल रहा है। ध्यान रखें, मौजूदा सीएमपी पे स्टॉक अभी भी अपने ग्लोबल पीयर्स से कहीं सस्ता कामकाज करता हुआ नजर आता है, और इनफैक्ट जो हिस्टोरिकली इसका जो ट्रेडिंग रेंज रही है, पी मल्टीपल्स रहे, उसका लोअर क्वार्टाइल यानी कि 25% जो लोअर जोन होती है उसके आसपास अब भी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो वैल्यू अट्रैक्टिव नजर आती है। रडार पर रखें इस कंपनी वेदांता को। तो ये है वो जैकपॉट स्टॉक जो आपको जैकपॉट रिटर्न्स दे सकता है। अच्छा, बागले साहब ने तो कार्यक्रम की शुरुआत में कह दिया था, अभी अगला टाटा स्टील है। बागले साहब एक बार अपने टारगेट्स दोहरा दीजिए वेदांता के लिए। वैसे मेरे आज के लिए हेमंत थोड़े छोटे टारगेट है, बट मुझे लगता है ये अगर 255 260 क्रॉस करेगा तो मुझे 310 315 बहुत जल्द, मतलब पोजिशनल व्यू अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है। तो आज के लिए मेरे 256 के टारगेट है। ओके, 256 के टारगेट के लिए 256 भी आज के लिए कम होता है क्या? बहुत बड़ा टारगेट, बढ़िया शेयर भी है 256 के लिए बिल्कुल। तो वेदांता, और इस बार नतीजे बेहद दमदार आए थे इस कंपनी के, और उसके बाद स्टॉक भागा भी, फिर करेक्ट भी हुआ, अब फिर से काफ़ी आकर्षक लेवल पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। चलिए, तो इस पर रखेंगे नज़र। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में दिक्कत वही है कि जितना गैप से खुलना चाहिए खुलता नहीं है। ज़्यादा गैप से खुलते तो बेहतर होता, लेकिन सिर्फ 21 अंक नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी, और सेंसेक्स तो और भी कमज़ोर है, सिर्फ 36 अंक कमज़ोर है। मिड कैप इंडेक्स में महज 30 अंकों का नुकसान है, और बैंक निफ्टी जरूर 1/3% नीचे 80 अंकों के नुकसान के साथ। तो देखना होगा सिर्फ इतना कमज़ोर खुलते तो क्या कुछ और गिरते हैं, क्योंकि एक बार एशियाई बाजारों पर नज़र डाल लें, वहाँ से किस तरह के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगेगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या संकेत है। खासतौर से हांगकांग के बाजार तेज़ी से फिसलते हुए दिखे थे, जिसके चलते हुए दबाव एसजीएक्स निफ्टी पर बढ़ा था, जहाँ 300 अंकों का नुकसान है। और निक्के तो ठीक है, 0.5% कमज़ोर है, शंघाई भी कमज़ोर है। तो लगभग सारे एशियाई बाजार दबाव में कारोबार करते हुए आपको इस वक्त नजर आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो संकेत है वो एक साफ है कि एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है निफ्टी में जो कि हरे या लाल निशान में 1% से ऊपर या नीचे खुलने के संकेत है। रिलायंस और लुपिन जैसे शेयर थोड़ा कमज़ोर है, 0.1%, टाटा मोटर्स 0.1% कमज़ोर है, आईसीआईसीआई बैंक 0.5% कमज़ोर है, यहाँ से दबाव है। वहीं मजबूती के लिहाज से M&M, IOC जैसे शेयरों में थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है। जो स्टॉक्स एक्शन में है खबरों के दम पर, उसमें भारत फाइनेंशियल 2-2.25% कमज़ोर खुलने के संकेत दे रहा है, सेटिन क्रेडिट में 1-1.25% का नुकसान है, और DLF 1% कमज़ोर खुलने के संकेत दे रहा है इस वक्त। लेकिन सिनेलाइन इंडिया, जो तुलचांद साहब अभी हमारे चैनल पर रिकमेंड करके गए थे, 7-8% मजबूत खुलने के संकेत ये स्टॉक दे रहा है, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। JSL स्टेनलेस एग्जैक्टली उसी लेवल पर खुलने के संकेत दे रहा है, जहाँ पर वागले साहब कह रहे थे कि 75 के ऊपर खुलेगा तो मजबूत होगा, तो एग्जैक्टली 75 पे खुलने के यहाँ पर संकेत है। और बायोकॉन 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। केडिला हेल्थ केयर पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी 1-1.5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। GMDC जो पसंद था प्रकाश दीवान साहब को, यहाँ पर 1% की तेजी होती दिख रही है। चावल के शेयर थोड़े थोड़े हरे निशान में खुल रहे, ज़्यादा तेजी नहीं है। KRVL 1% मजबूत आपको नजर आएगा। बस यही स्टॉक हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त तेजी की तरफ। उज्जीवन एक और स्टॉक है जहां पर 1% का नुकसान है। तो NBFC कंपनियां, खासतौर से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर आज आपको रखनी होगी नजर। तो ये है इस वक्त शुरुआती प्री ओपनिंग सेशन का एक्शन। बाजारों के खुलने की तैयारी, 9650 के नज़दीक खुलने के संकेत निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी से 23,600 के नज़दीक खुलने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जो रिकॉर्ड बनाया था बैंक निफ्टी ने शुक्रवार के सेशन में 23,708 का, उस पर नज़र रखिएगा। और क्लोजिंग बेसिस पर भी हमने बैंक निफ्टी पर 23,690 की जो क्लोजिंग देखी है शुक्रवार को, वो अब तक की आई है। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत हो चुकी है। भारतीय बाजारों की 27 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी, 30 अंकों का नुकसान, 55 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स। अब निफ्टी में नुकसान 35 अंकों का होता हुआ दिख रहा है, 1/3% कमजोर है निफ्टी इस वक्त। मिड कैप शेयरों में भी लगभग इतनी गिरावट, और बैंक निफ्टी 100 अंक नीचे खुलकर 23,600 के नीचे 0.5% का नुकसान आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी पर। तो कमजोरी बैंकिंग शेयरों में ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले में। 90 अंक नीचे अब सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा है, वहीं 40 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी में नजर आएगा। क्या है कमजोर? टाटा मोटर्स 1.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट 2% नीचे, LNT में 1% का नुकसान है, टेक महिंद्रा 0.5% कमजोर, TCS 0.5% कमजोर। तो IT शेयरों की कमजोरी आज भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन आज का टॉप लूजर जी एंटरटेनमेंट 2% के नुकसान के साथ, और उसके ठीक पीछे है टाटा मोटर्स। तो मजबूत क्या है वो देख लें। तेजी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो शेयर मौजूद, वेदांता
फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट M&M 1% मजबूत है, वेदांता से ज़्यादा मजबूत और टाटा स्टील है 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। इस बीच बाजार की कमजोरी बढ़ती हुई 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में दिखेगा और निफ्टी 9625 के लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर कमजोरी थोड़ी सी बढ़ने के संकेत आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कमजोर शुरुआत होती दिख रही है इस वक्त, और कमजोर शुरुआत के बाद थोड़ा और कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन अहम लेवल्स के अभी ऊपर। और बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है 100-125 के कम पॉइंट की कमजोरी के साथ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और 3% नीचे है भारत फिनेंशियल इंक्लूजन। हम आपसे कह रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में फार्म लोन वेवर जो ऐलान किया गया उसका असर देखने को मिलेगा तो इस कंपनी पर मिल सकता है। और आप देखिए 3% नीचे है उज्जीवन, इक्विटास, मैग्मा फिनकॉर्प, ये वो पूरे सेटिंग क्रेडिट केयर, ये देखिए पूरा का पूरा पैक आज कमजोर होता हुआ, और इसी ने दरअसल बाजार का मूड भी थोड़ा सा शुरुआत में कमजोर किया, लेकिन अब आप देखिए सुधरता हुआ दिख रहा है बाजार। जस्ट डायल जैसे शेयर जो भागले साहब कह रहे थे बिकवाली करिए, यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर है टाइटन जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो जीएसटी से जुड़े हुए शेयर देखिए, ज्वेलरी सेक्टर इसको बड़ी राहत मिली है, मेकिंग के ऊपर जो ड्यूटी कम हुई है तो ये मजबूत है। पीसी ज्वेलर्स ये एफएनओ का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। साथ ही ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स के ऊपर जो जीएसटी की दर पहले प्रस्तावित थी 28% की, अब 18% कर गई है। देखिए एस्कॉर्ट्स में तेजी होती हुई आपको नजर आएगी। M&M के लिए अच्छी खबर, आयशर में भी के लिए भी सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर। तो वही सेक्टर्स हैं जो ऐसे बाजार में थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए मजबूत हैं। इंसुलिन के ऊपर जिस तरह से एक ड्यूटी घटाई गई है तो टोरेंट फार्मा को उसका फायदा मिलता है। बायोकॉन देखिए सेंटीमेंट के लिहाज से ये भी 2% मजबूती के साथ खुल रहा है। टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जारी है, मेटल कंपनी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही हैं, लेकिन अनिल देखिए क्या तेजी से रिकवरी आती हुई। बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट नीचे था और अब मात्र 70 पॉइंट ही नीचे रह गया, और ये है आज का जैकपॉट स्टॉक। देखिए ये भी अच्छा सुधरता हुआ निचले स्तरों से, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई जरूर लेकिन अच्छी रिकवरी। टिकट वाली कंपनियां जो 100 रुपए से नीचे में टिकट्स बेचती हैं मूवीज के, उनके लिए जीएसटी की जो नई दरें तय की गई हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो इवन आप देखिए मुक्ता आर्ट्स तो ऊपर है ही, हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे गैलेक्सी के ऊपर नजर रखिएगा, तो ये वो स्टॉक है जहां पर हमारी नजर रहने वाली है। सिनेलाइन भी आज तुलसियान जी ने तो बताया ही था, इस सेक्टर का प्ले है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ज्वेलरी कंपनियों में देखिए तेजी और बढ़ती हुई, टीवीजी अब 3% ऊपर। तो आज खबरें दमदार है, चूंकि मेकिंग चार्जेस में कमी है तो ये खबरें, इन खबरों के दम पर बढ़ना स्वाभाविक है। अच्छी बात यह कि 9600 9625 जिस रेंज की हम बात कर रहे थे कि वो निफ्टी पर खरीदारी का जोन है, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया। अब तक 9622 का लो बनाया है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी भी 23600 के नीचे ज़्यादा देर टिका नहीं, वहाँ से थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है इस वक्त। यहाँ पर तेजी बन रही जी। आप देखिए 243 पर वेदांता खुला और इस समय भाव है 246 रुपीज 60 पैसे, दिन के हाईएस्ट पर। वेदांता भी अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कह रहे थे आज मेटल सेक्टर फोकस में रहेगा, टाटा स्टील, वेदांता, ये सब जोरदार पारी खेलते हुए। बिल्कुल, ये तो ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर है, नहीं तो प्रदर्शन शायद और बेहतर हो सकता था, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक देखिए क्या मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, ऐसे खराब ग्लोबल बाजारों में ये मेटल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बिल्कुल, तो ये है। इस बीच टाइटन और पीसी ज्वेलर्स, ये दो स्टॉक हैं जो अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर नजर रखनी चाहिए वहाँ वो है बायोकॉन, जहाँ पर 1.5% के आसपास की मजबूती है। एमसीएक्स ये बड़े दिनों बाद एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, एमसीएक्स में भी 1% की मजबूती आपको इस वक्त नजर आएगी, तो यहाँ थोड़ी खरीदारी होती है। खबर है ना वो कौन सी आईपीओ आने वाली, उसके चलते कह रहे थे कि एमसीएक्स के पास सीडीएसएल का, क्या उसके चलते तेजी हो रही है? सीडीएसएल तो बीएससी की स्टेक है उसमें। अच्छा, तो एमसीएक्स भी, लेकिन सीडीएसएल डिपॉजिटरी है और बीएससी की स्टेक है उसमें। तो बीएससी भी शुक्रवार के सेशन में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। बीएससी इसलिए बढ़ा था राइट, आज एमसीएक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ये पॉकेट एमसीएक्स आपका कॉल था कि इसको खरीद कर रखने वाला शेयर है। स्टॉक तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक चार्ट पर राय ली जाए वागले साहब, एमसीएक्स कुछ है एक्शन या छोड़ दें? नहीं, एक्शन तो है। जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो इंटरेस्टिंग है। 1072 का वो लेवल है, अभी तोड़ ही रहा है। मैं पोजीशन लेना चाहूँगा 1058 के स्टॉप लॉस से, और मेरा 1 से 2 दिन का उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। 1115 का मेरा टारगेट रहेगा। अच्छा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गौरव ये बताइए ये और दौड़ लगा सकता है क्या? एफएनओ के बैन से बाहर आने वाले शेयर जनरली अच्छा प्रदर्शन दिखा जाते हैं। आज देखिए 2% की तेजी हो गई, कमजोर बाजार में अगर ये ऊपर है तो क्या और ऊपर जा सकता है आज के दिन? जी बिल्कुल, इसमें भी क्षमता है कि एक बार ये 185 186 के लेवल्स आपको आज नहीं लेकिन 3 या 4 दिनों में आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छा खासा ब्रेकआउट भी है। 180 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑडिशंस था, काफ़ी ऑप्शंस में राइटिंग वगैरह हुई थी 1-2 महीने के, तो मुझे लगता है अगर 100 से होल्ड करता है तो आपको और यहाँ से 5-6 रुपये मिल सकते हैं।
और इस बीच एक और स्टॉक जिस पर नजर रखी है और वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेज। वेल्सपन एंटरप्राइजेज में आज भारी भरकम वॉल्यूम दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, कुछ शायद बड़े ट्रेड्स होते हुए नजर आ रहे हैं। वेल्सपन में आप देखिए इस वक्त कितना 51 लाख बीएससी पर लाई है ये स्टॉक। बीएससी पर 51 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। एनएससी पर 10 लाख शेयरों का कारोबार, तो खुलते ही बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ब्लॉक डील विंडो में रिपोर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन बड़ा ट्रेड हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 10 दिनों का एवरेज महज 1 लाख शेयरों का है बीएससी पर, उसके सामने 51 लाख शेयरों का कारोबार है। और 4 लाख शेयरों का 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है एनएससी पर, उसके सामने ऑलरेडी वॉल्यूम यहाँ पर 10 लाख शेयरों का सुबह सुबह खुलते ही यहाँ पर होता दिख रहा है। तो बड़े ट्रेड्स होने की संभावना दिख रही है। वेल्सपन के फटाफट चार्ट्स देखें वागले साहब, क्या ये स्टॉक कुछ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिखाने के लिए तैयार है? यहाँ से तेजी करनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम भारी भरकम हुआ है सुबह सुबह, मुझे लग रहा है कुछ न कुछ बड़े ट्रेड होते दिखे हैं। अनिल जी 96 का लेवल है, यही लेवल क्रॉस करना जरूरी है करंटली यहीं पर। मैं समझता हूँ 97 के ऊपर निकलेगा तो 95 के स्टॉप लॉस से चांस ले सकते हैं। मैं समझता हूँ 103 104 तक की मोमेंटम मुझे दिखता है 1 से 2 दिन में। तो वेल्सपन 104 मतलब 97 के ऊपर निकलना चाहिए, राइट? लगभग निकल गया। चलिए तो निकल गया है 97 के ऊपर। 103 104 के लेवल 1 या 2 दिनों के लिए, और जब इतना भारी भरकम वॉल्यूम और एक्शन हुआ हो तो फिर शायद ज़्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, आज सुबह सुबह यहाँ पर एक एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो वेल्सपन अच्छी तेजी यहाँ से क्या देखिए अब और बढ़ने लगा अब ये 97 के ऊपर निकलने के बाद, इस पर रखिए नजर, अच्छी तेजी बन सकती है। जेएसएल स्टेनलेस ये भी कह रहे थे वागले साहब कि 75 के ऊपर निकलेगा वागले साहब तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और आप देखिए ये तो खुला ही ऊपर है कमजोर बाजार में, ये अब 4% की मजबूती दिखाता हुआ तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टीबीजी अब 3.5% मजबूत है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जिसका हम जिक्र कर रहे थे देखिए तब 1.25% ऊपर था, अब 3.5% की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चमन लाल सेठिया चावल और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां देखिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, चमन लाल सेठिया के पीछे एक्सपोर्ट है, गुजरात अंबुजा के पीछे देखिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से शेयर कमजोर हैं? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन आज 3% की गिरावट के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। और एमटेक ग्रुप की कंपनियां जिनके नतीजे आए देखिए, जेएमटी, एमटेक, कास्टेक, ये सारे के सारे शेयर इन्होंने हमेशा से शेयर होल्डर्स का पैसा खराब ही किया है। और देखिए आज भी इस ग्रुप से कोई राहत की बात नहीं, ये सारे कमजोरी साथ खुले। ये तो खराब ही हैं, जो खराब है खराब ही रहेंगे। लेकिन एक स्टॉक जो बहुत बेहतर मजबूत होता हुआ दिख रहा है वो है डीएलएफ। आईबुल रियल तो है ही, जो कि वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया और काफी तेजी हुई, लेकिन डीएलएफ अब देखिए पीछे से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। दिन के हाई पॉइंट पर डीएलएफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है 10 लाख शेयरों से, और 1% की मजबूती होती हुई दिख रही है। बैन से आज बाहर निकला है। डीएलएफ की खास बात है कि ये बैन में तेजी की पोजीशन बनने की वजह से गया था कि न कि मंदी की पोजीशन में बनने से, तो इसका मतलब क्लियर कट है। जैसे ही बैन से बाहर निकला है अब फिर से यहाँ पर तेजी की पोजीशन दमदार बनती हुई दिख रही है। इस पर एक राय ली जाए डीएलएफ पर। गौरव, क्या यहाँ से और ऊपर जाने के लिए तैयार है डीएलएफ? क्या खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? जी आप ले सकते हैं यहाँ पे 183 184 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में ये इमीडिएट टारगेट जो होंगे 191 के होंगे, 191 192 जोन में। अगर वो टिक जाता है तो आपको 200 देखने मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ से 6 रुपये देखने मिल रहे हैं। डीएलएफ देखिए अब ये और बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ खुला लाल निशान में, और देखिए क्या रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो अब 4% ऊपर हो गया है, और ये है एफएनओ का टॉप गेनर। तो जो शेयर एफएनओ से के बैन से बाहर आए हैं आप देखिए इन दोनों के ऊपर रखिएगा नजर। एमसीएक्स में भी अच्छी तेजी बनती हुई। ऑटो शेयरों के ऊपर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश हैं। एमएनएम, इसको ट्रैक्टर की खबर का भी फायदा मिलता है जो जीएसटी का प्ले है। और वैसे भी आप देखिए कुछ दिनों से एमएनएम अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। वागले साहब, क्या ये और दौड़ लगा सकता है एमएनएम, और आपके टारगेट्स क्या हैं इसके ऊपर? हेमंत, एमएनएम में मुझे इसके लिए पोजीशन अच्छी मतलब बनानी अच्छी है क्योंकि ये मूव हुआ नहीं है। मारुति में आप देखो मूव बड़ी मूव है, तो मुझे लगता है आज ये मारुति का ये करेगा, तो ये यही करंट लेवल पे लिया जा सकता है। मैं इसमें कैश के लेवल दूंगा क्योंकि ये मतलब एफएनओ से भी मैं पोजिशनल इस पे ज़्यादा मुझे मोमेंटम दिखता है। 1430 का स्टॉप लॉस रखे आप, 20 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। मुझे लगता है ये 1520 1530 तक की अपर की ये क्षमता रखता है अगले 3 से 4 दिनों में। 1520-30 तक जा सकता है, ये है राय आपके लिए। एमएनएम में बड़ा मजबूत शेयर नजर आ रहा है साफ तौर पर।
यहाँ पर तेजी होती दिख रही है। लेकिन जस्ट डायल जो वागले साहब ने आज शॉर्ट साइड पर चुना वो स्टॉक 2% कमज़ोर है। यहाँ पर नुकसान बिल्कुल बरकरार होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स आज मजबूत दिख रहे हैं उनमें सिनेलाइन 7% मजबूत है। बायोकॉन, इस पर राय ली जाए। एक वागले साहब, बायोकॉन के चार्ट देखिए 2.5% मजबूत है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट आज की तेजी का फायदा उठाकर थोड़ा बढ़ा है। नहीं बुरा नहीं है, ठीक ही है। 1.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2.5% शेयर बढ़ा है। इसके लिए लेवल्स बताइए। अनिल जी थोड़ा सा लेट हो गए तो मैं ये आई विल नॉट रिकमेंड स्टॉक। 1038 है जून फ्यूचर्स में, राइट लेवल था 1030। तो अगर थोड़ा सा 4-5 रुपए करेक्टिव मूव आती है वो लेवल पे कंफर्टेबल रहूंगा। 1060 के टारगेट्स होंगे और इसका स्टॉप लॉस होगा 1023। चलिए, तो बायोकॉन इसके ऊपर रखिए नज़र, अच्छी तेजी दिखा रहा है। हम सुबह से आपको बता रहे हैं टॉप 5 स्टॉक्स में भी हमने इसका जिक्र किया था। कमज़ोर क्या है आप देखिए, आरकॉम, और इसकी बात भी हम कह रहे थे आज भी देखिए जिस तरह से खराब 18 के नीचे मैं कब मैं नजर बनाए उनके कैसे कभी 18 के नीचे जाए तो फिर मैं वागले साहब से पूछूं कि शॉर्ट कर। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा मजबूत होता दिख रहा है इसी ग्रुप का, वो होगा भी रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल पर नजर रखिए, दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिलायंस कैपिटल में खरीदारी होती हुई दिख रही है और ये आज वायदा कारोबार देखिए क्या चार्ट बना है रिलायंस कैपिटल का, बहुत ही बेहतरीन चार्ट बना है जो साफ दिखा रहा है कि दमदार खरीदारी होती दिख रही है। और जो अनाउंसमेंट भी आए हैं रिलायंस कैपिटल, आज भी एक मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनरल इंश्योरेंस के कारोबार को लेकर। तो रिलायंस कैपिटल का ये शेयर है जिस पर नजर रखिए। वागले साहब, क्या एक ट्रेड लिया जा सकता है? बिल्कुल यही लेवल है। ओके। कल के हाई को ब्रेक किया है, स्विंग हाई जो कि 599 है उसको ब्रेक करने की तैयारी है। 50 पैसे शॉर्ट है। अभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम बात करते करते हो जाएगा। अच्छा प्रकाश जी, आपसे भी राय लें। अब जिस तरह से रिलायंस कैपिटल में अलग अलग कारोबार में वैल्यू अनलॉकिंग की जो चल रही है, क्या रिलायंस कैपिटल उस लिहाज से खरीदना चाहिए या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के जो डेवलपमेंट है उसको देखकर डरना चाहिए? करना क्या चाहिए? दोनों कंपनी को अलग अलग समझकर निवेश करें, क्योंकि अगर रिलायंस कैपिटल में एक एक कारोबार अलग अलग होगा, जनरल इंश्योरेंस, फिर ये म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाने की प्लानिंग चल रही है, हाउसिंग फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, बहुत सारे काम है। बिल्कुल नहीं, देखिए अभी जो ऐसे लोम्बार्ड का ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी हो रही है उसका प्रीमियम में जो इंक्रीज आया है, दैट इज द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो लिस्ट होने की तैयारी में है। सेम वे एसेट मैनेजमेंट का पहला बिजनेस होगा जो रिलायंस कैपिटल का रिलायंस म्यूचुअल फंड के रूप में जो आएगा। तो आई थिंक रिलायंस कैपिटल में बहुत है अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू की जो पोटेंशियल है, और आरकॉम से इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि ये पैसे आएंगे। प्रमोटर शायद अपना बकाया पूरा करेंगे, बट एज अ शेयर होल्डर आपको थोड़ी कोई लायबिलिटी लेनी है। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वैल्यू। बिल्कुल, तो खूब वैल्यू है, यहाँ पर नजर रखिए। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आगे भी दिखाने का दमखम रखता है। पहला म्यूचुअल फंड कंपनी होगी दरअसल जो लिस्ट होने जा रही है, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दी पिछले हफ्ते, और अब आगे चलकर उसकी प्रक्रिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी CNBC आवाज की नजर रहेगी। लेकिन आप देखिए उज्जीवन बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, खुला जरूर कमजोरी के साथ और अब देखिए रिकवर करता हुआ। इवन भारत फाइनेंशियल्स में भी आप देखिए गिरावट तो हुई, लेकिन गिरावट और आगे बढ़ी नहीं। उज्जीवन सर, इसके ऊपर राय लेना चाहता हूं। वागले साहब बताइए, तेजी करनी चाहिए क्या इस समय? हेमंत, उज्जीवन में क्या, एक तो चार्ट्स डेटा बहुत कम है, तो उस लेकिन FNO वाला काउंटर है ये। हाँ, FNO वाला काउंटर है, बट वो अभी मर्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इंट्राडे मोमेंटम की आप बात करो, 300 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 300 के नीचे से 299, 315, 318 तक का मुझे मोमेंटम दिखता है। एक और बेहद मजबूत स्टॉक मदरसन सुमी देखिए वागले साहब, इसमें क्या हो रहा है? ये अचानक से क्यों भागा है? कोई एक्विजिशन की बात की है इन्होंने, चांद साहब के जो MD हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, चांद सहगल साहब। जी विवेक चांद साहब। देयर इज सम एक्विजिशन जिसका इन्होंने वो खुलासा किया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में, और वो मार्केट आई एम श्योर विल रिएक्ट पॉजिटिवली टू दैट। आपकी चार्ट तैयार है? मैं डेटा पहले पढ़ूं? तैयार है। हाँ, पहले आप बोल दो, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाग गया। नहीं, ऑलरेडी भागने की शुरुआत है। आप अभी 474 है, 469 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मेरा टारगेट होगा 485 आज और कल तक। अच्छा, जो लोग डर रहे थे ना कि यूरोप के में टेंशन होगी, लंदन में पता नहीं किसकी सरकार बने, क्या हो, उसके चलते भी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था ये स्टॉक। और अब आप देखिए, अब आप देखिए रिकवरी दिखाते हुए। तो अभी मैं डेटा बता दूं कि 2.5% मजबूत, अब 2.5 का 3% हुआ है मजबूत, और ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़कर आया है। तो आज खुलते ही यहाँ पर दमदार तेजी की पोजीशन बनती दिख रही है और वागले साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में आ चुका। एक बार क्या 485
ये टारगेट आपका क्या था? 485, 488, शायद इवन 490 अगर आप 1 से 2 दिन का व्यू ले तो। 1 से 2 दिनों, चलिए 485 से 490 1 से 2 दिनों में जाने के लिए ये शेयर तैयार है। यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और मिड कैप इंडेक्स जो है किसी भी वक्त आप देखिए लाल निशान से हरे निशान में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और छोटे छोटे सेक्टर्स में तो क्या तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए ज्वेलरी सेक्टर पूरा फोकस में, रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखी जा रही है, ऑटो शेयरों में तेजी देखी जा रही है, इवन मेटल कंपनियां चुनिंदा देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इंटरग्लोब की तरफ से 899 रुपए का ऑफर लॉन्च हो गया है। तो एयरलाइन कंपनियां जो है ना, हाँ वो देखिए एक के बाद एक ऑफर दे रही है। मॉनसून शुरू हो रहा है, उससे पहले मॉनसून सेल लग रही है, 3 दिन की बुकिंग पर भारी छूट ये कंपनियां दे रही हैं। छूट तो मिल रही है, लेकिन अभी सोचने की बात है जाए कहाँ। हाँ पहले तो ये रूट चेक करने पड़ेंगे कहाँ के रूट्स मिले। लेकिन जब आप दीवान साहब अगले हफ्ते छुट्टी पे जा रहे हैं सर, विदेश जा रहे हैं ना आप तो। दीवान साहब के लेवल के हिसाब से तो विदेश में ही हाँ, यहाँ पे कहाँ छुट्टी करेंगे। नहीं, जैसे अनिल ने कहा कि ये जो ऑफर मिलते हैं ये ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आप जा नहीं पाते। सो जेट ने जो 1111 रुपए का भी एक ऑफर शुरू किया था, तो उसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सही बात है। नहीं, इसलिए मैं आ रहा था। जेट किसने रिकमेंड किया था आज? जेट में एक्शन शुरू हो गया है, दिन के हाई पॉइंट पर आ गया है, नीचे खुलकर जो मजबूत हुआ है, क्या रिकवरी हुई जेट में, शानदार। और ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ता दिखा। शुरू में मुझे थोड़ा कम होता हुआ नजर आया था, तो मैंने कहा छोड़ दो, तो कभी कभी वागले साहब के चार्ट्स के हिसाब से पता नहीं क्या हो। लेकिन अब देखिए वागले साहब आपका एक्शन पूरा पकड़ में आ रहा है स्क्रीन पर। जेट एयरवेज ये देखिए 2% बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट और स्टॉक हाई पॉइंट पर। अब टारगेट्स कुछ रिवाइज करेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह क्या करना चाहिए? 551, 555 का मेरा टारगेट है आज और कल तक, वो मैं मेंटेन करता हूँ। पोजिशनल व्यू पे 615, 620 तक भी जा सकता है, 1 से 2 हफ्ते के व्यू से। 615, 620। अच्छा, तो अब ये बताइए कि फिर 615, 620 के लिए किसी को रखना है जेट, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? और ये डे वालों का? डे वालों का 513 जो मैंने दिया है, तो रिवाइज करो, बहुत दूर है अब। हाँ, वो बहुत दूर हो गया। तो आज का अभी आप मैं कैश में देता हूँ, क्योंकि ये कॉल बेसिकली कैश में था। 527 का स्टॉप लॉस बनता है। तो कैश में से कुछ फर्क है क्या? कैश का भाव बताइए जरा। थोड़ा बहुत फर्क होगा एफएनओ और कैश में। हाँ, कैश का देख लेते हैं ना अभी हाथों हाथ सामने। 536 कैश का करंट भाव है, तो वही है 537, 1 रुपए में 1 रुपए का फर्क। ठीक है। तो ये जेट देखिए बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। पायनियर डिस्टिलरीज आपने बताया था सर फ्राइडे को 20% का अपर सर्किट लगा। वागले साहब आज भी देखिए कमजोर खुला और इस समय है 5% ऊपर। आपका अल्टीमेट टारगेट बता दीजिए इसमें अब क्या है? मैंने हेमंत फ्राइडे को 255 का टारगेट बताया था। मुझे लगता है ये डेफिनेटली उसको आउट परफॉर्म करेगा। और मैं आपसे ये एग्री नहीं करता हूँ आज कमजोर खुला। आज वो करेक्टिव मूव थी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो आज जिन्होंने फ्राइडे को लिया है, आप स्टॉप लॉस 212 जो आज का लो है उधर रखे। 255 शायद 270 तक भी जा सकते। 270 आज 250 वाला टारगेट लगता है आज आपका हासिल हो जाएगा। देखिए आप लिकर शेयरों में कुछ शेयर जो चल रहे हैं वो तो छप्पर फाड़ के चल रहे हैं। आप देखिए 2-3% ऊपर था और अब ये 7% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। प्रकाश दीवान साहब को ये सारे स्टॉक सलामी देते हुए आज सुबह। प्रकाश जी, अब इनमें अब भी आपको पसंद है इन लेवल्स पे, या देर हो गई अब इंतजार करें खरीदारी करने का, या अभी भी कर सकते हैं? लेकर हाँ, कोई मतलब कोई स्टॉक पसंद है अभी? क्योंकि वो आपका देखिए 2400 हो गया, 2500 यूनाइटेड स्पिरिट्स स्टिल हाथ से निकल गया। नहीं, आई थिंक अभी भी इसमें री रेटिंग धीरे धीरे होगी। अब तो जो 2000 से 2400 की बढ़त है वो आ गई, अब धीरे धीरे हासिल होगी। जी, ये फ्राइडे को चले हेमंत, मैं समझ सकता हूँ। आज क्या कारण होगा इसके चलने का? आपने फ्राइडे को बोला है तो हैंगओवर भी तो होता है ना शेयर का। चलिए देखिए, इस बीच रिलायंस कैपिटल देखिए जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि देखिए बड़ा ऐलान आ सकता है। ये आपके सामने खबर आती हुई दिख रही है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के कारोबार पर आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यहाँ पर भी वही बात है कि या तो कोई इन्वेस्टर या फिर IPO कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अल्टीमेटली देखिए रिलायंस कैपिटल में अब ये हर रोज आपको सुनने को मिलेगा। आगे हर रोज इन द सेंस कि थोड़े थोड़े दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि भाई कुछ ना कुछ वैल्यू अनलॉकिंग, क्योंकि कंपनी में कम से कम 8-9 तरह के अलग अलग कारोबार है और जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग करनी चाहती है। जो हम बात कर रहे थे, देखिए सिर्फ म्यूचुअल फंड का कारोबार ही इतना है
और उसका वैल्यूएशन कंपनी के पूरे वैल्यूएशन से बराबर है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो इन कारोबार को डीमर्ज करे या वैल्यू अनलॉकिंग। बिल्कुल सही बात है। अब तो यहाँ पर अब स्टेक सेल होते हुए नजर आएंगे। पहले म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी और अब देखिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई। और आप ये बात कह रहे थे करीब 6 महीने पहले जी कि इसमें वैल्यू है, बाकी लोगों ने कर दिखाया और बाजार ने उस वैल्यूएशन को सलामी दी और इनको करने की जरूरत है, तो देर आए दुरुस्त आए, ये कहना चाहिए। हाँ, एक्चुअली अगर हेमंत अगर रिलायंस कम्युनिकेशन की दिक्कत ना हो इस ग्रुप के लिए, क्योंकि रिलायंस पावर की दिक्कत तो लगभग हो चुकी कंप्लीट, अब वहाँ दिक्कत वाली बात नहीं। एक रिलायंस कम्युनिकेशन ऐसा रह गया जहाँ पर रिवाइवल के बहुत मुश्किलें हैं। अगर ये नहीं होता तो रिलायंस कैपिटल का भाव कम से कम 900,000 रुपए होना चाहिए। रिलायंस कैपिटल के अगर सम ऑफ द पार्ट्स का आप वैल्यूएशन करें अलग अलग कारोबार का जो है, तो 800 से 1000 रुपए की वैल्यू आराम से बनती, आराम से, बिना मतलब वो आप नो ब्रेनर जिसको कहते हैं। अच्छा, टेलीकॉम की बात हो रही है तो एक आपको बात बता देता हूँ कि आज टेलीकॉम कंपनियों की इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से, सरकार के ग्रुप से एक बैठक होने वाली है जिसमें माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत की बात हो सकती है। तो सरकार की नज़र है देखिए इस सेक्टर के ऊपर। अगर एक शेयर खरीदना हो लॉन्ग टर्म के लिए, दीवान साहब बताइए, कोई टेलीकॉम कंपनी खरीदेंगे या हाथ नहीं डालेंगे अभी भी? I think टाटा कम्युनिकेशन इज द ओनली वन जो बाकी सबसे हटके है। ठीक बात है। वो उसको कोई कंपटीशन इस टाइप का है नहीं। और अब जब वो जो लैंड डील जो है इनकी अगर आती है और वो जो बड़ा डिविडेंड आने की उम्मीद हो रही है 250-300 रुपए तक का, और वो भी रिटेल निवेशकों के लिए, तो आई थिंक इसकी वैल्यू थोड़ी सी वापस से चेंज होगी। अभी तक वो मैथ हैज नॉट फॉलन इन प्लेस, तो थोड़ी सी अटकलें ज्यादा लग रही है। नहीं, हमारी CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, अनिल जी ने कहा है कि इस हफ्ते हो सकता है। अनिल, नहीं, जब भी होगा, डजंट मैटर कि आज होता है या वो 15 दिन बाद या महीने बाद होता है, पर उसमें जो वैल्यू है वो तो रहेगी। गजब की वैल्यू है, तो वो आएगी। और ये एक चीज देखिए, पॉलिसी से जो शेयर्स इंपैक्ट हो सकते हैं उसमें ना, पॉलिसी जिस दिन आती है उस दिन बहुत लेट हो जाता है। अब ये देखिए कि जब पॉलिसी का आभास आपको पहले से आया हुआ है तो अब थोड़ी सी वेट करनी जरूरी है। एक शेयर हमने पिछले हफ्ते भी शायद बात की थी, फोर्टिस हेल्थ केयर। सही बात है, राइट। अब इसमें अगर आप देखिए इतना रेजिलिएंट रहा है वो ये स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन में, एज ए फंडामेंटल वो देखें तो कंपनी में बहुत ज्यादा हो सकता है आपको लगाव ना लगे कि प्रमोटर के जो कारनामे रहे हैं और जिस टाइप के काम होते रहते हैं। बट आज जो अगर मेडिकल टूरिज्म पे पॉलिसी योग दिवस के दिन आती है या कुछ उसके रिलेशन में कुछ आता है, आई थिंक ऑल दी स्टॉक्स और हॉस्पिटल स्टॉक्स एक्चुअली चले नहीं है जितनी फैंसी इनके ऊपर बनी थी उसके हिसाब से। गौरव बिस्सा जी को अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है और आपको फोर्टिस बहुत बढ़िया। तो अपोलो हॉस्पिटल का पोजिशनल कॉल है ये, लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसको लिया जाए, पोर्टफोलियो में डालें एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक अगर किसी को पोजिशनल वो लेंगे बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो, क्योंकि अगले हफ्ते आ जाएगा 19 तारीख को मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। 19 से 21, हाँ, 2 में से एक डेट है, समवेयर अराउंड दैट, नेक्स्ट वीक है। तो एक्चुअली अपोलो हॉस्पिटल हम 1200 रुपए के वक्त से हम बात कर रहे थे, 1180 का मुझे याद है अपोलो हॉस्पिटल ने लो बनाया था। हम कह रहे थे 200 रुपए की इसमें तेजी, 1400 का टारगेट रख के खरीदना चाहिए। लगभग वहाँ 1350-60 तक तो पहुंच चुका है। तो ये एक और स्टॉक है जो टारगेट, एक और स्टॉक जो वागले साहब के टारगेट हासिल करने की तरफ बढ़ेगा। तो पूछ लेते हैं कि कुछ टारगेट रिवाइज करने के मूड में है। सब अच्छे शेयरों की बात करें, कुछ खराब शेयरों की भी बात की जाए, और खराब मतलब खराब भाव के हिसाब से, आपके लिए तो अच्छे ही हैं। जस्ट डायल क्या और शॉर्ट किया जाए इसे? अब ये टूटने के लिए तैयार होता दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड करके अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है जस्ट डायल में। बताइए जी वागले साहब। आप अगर 422 423 का स्टॉप लॉस, आज का हाई का बेसिकली, आज का हाई का, हाँ, उसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं तो क्या वो तो 5-7 रुपए तो ऊपर तो है। शायद आप 2-3 रुपए के बाउंस बैक के लिए वेट करें एज अ फाइनेंशियल लिस्टिंग। बट मुझे टारगेट क्लियरली 405 के लगते हैं। 405 कितना दूर है? 10 रुपए, 8 रुपए नीचे। थोड़ा बड़ा नहीं है टारगेट? जस्ट डायल नहीं, जस्ट डायल में मुंह हेमंत बराबर है ना, बिल्कुल बड़ा ही आता है, ऊपर नीचे जिधर भी आएगा, छोटा नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर। होने दीजिए, क्या हो गया? तो और मैं अगर आपको सही में बताऊं अमिताभ बच्चन जी की और कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है और वो शेयर कैसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आप इसका टारगेट 350 कर देंगे। अब आप इसका टारगेट मुझे लगता है 200। अच्छा, मैं तो 1200 रुपए से इस शेयर पर बेरिश हूँ। इस शेयर ने कभी पैसा बनाकर नहीं दिया लिस्टिंग के बाद से। नहीं, 405 आई विल स्टिक टू दैट इन टर्म्स ऑफ एफएनओ। अगर आप पोजिशनल व्यू बोलते हैं एक हाथ बाउंस बैक के बाद, फिर 390, 387, 388 वो टारगेट बनता है। लेकिन आज अगर आपको 405 मिलता है तो एक बार बुक कर लेना। अमिताभ बच्चन जी का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूं, लेकिन वो मूवीज में, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट्स में सब जानते हैं बाजार के जो
प्रकाश दीवान जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। सर ये बताइए जस्ट डायल। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी ने अगर किसी शेयर में पैसा लगाया तो शायद उनकी भी गलती नहीं हुई, हाँ, उनके एडवाइजर सही नहीं हुए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली सर पता बना सीएनबीसी आवाज देखते नहीं होंगे। सर पता बताने वाली कंपनी का भाव ये क्यों होना चाहिए जो 1200 रुपए हो गया था? लोग तो तभी से चिंतित थे शेयर के लिए। आपका क्या व्यू है जस्ट डायल के ऊपर, ये बताइए। देखिए, मॉडल जस्ट डायल का है वो डेफिनेटली अच्छा है, ऐसे देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और उसमें एक ही प्रॉब्लम जो मुझे समझ आई है एज अ स्ट्रैटेजी, आज अगर आप मेट्रो में और जो अर्बन कंज्यूमर को देखें तो वो गूगल को छोड़ के कोई चीज जल्दी यूज करेगा नहीं, याहू करेगा जो सर्च इंजिन है। ये चीज एक्चुअली इनको करनी चाहिए थी। जो नए इंटरनेट यूजर्स आ रहे हैं, जो फोन पे अब आपका 4G कनेक्शन ले रहे हैं, डेटा यूसेज ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम की चीज थी। उसके लिए आपको फोकस सीएनबीसी पे करने की जरूरत नहीं है, इतना एड स्पेंड उस पे नहीं करना था। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ दूरदर्शन पे करना था, उसके लिए आपको बाकी चैनलों पे करना था। अगर वो पैसा उस पे फोकस करें। आप हमारे शुभचिंतक ही है ना वैसे। नहीं सर, मैं आपको एक बताता हूँ बात। अनिल, मैं इसके ऊपर रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं इसको क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और 1200 के लेवल से ट्रैक कर रहा हूँ और यही सोचकर ट्रैक कर रहा हूँ इसका भाव 1200 क्यों था। उसके बाद 500 हुआ। अब रिपोर्ट में पता है क्या लिखते हैं बड़े फर्म ब्रोकरेजेस? वो कहते हैं कि इन्होंने जितना खर्चा अमिताभ बच्चन के एड के ऊपर कर दिया है वो खर्चा और बढ़ने वाला है, और वो अब एंटरटेनमेंट कंपनियों के ऊपर फोकस कर रही है कंपनी। तो एक मतलब ऐड देना अच्छी बात है, लेकिन अब एंटरटेनमेंट कंपनियों के ऊपर जो ऐड आएंगे, आप देखिएगा इस बार के क्वार्टर के नंबर्स क्या बताएंगे कि इनका ऐड स्पेंड और बढ़ता जा रहा है, तो उतना पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, दिक्कत की बात यही है। इट्स अ मिसमैच बिटवीन जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो अलग है, ऑडियंस अलग है, और आप बोलबाला किसी और चीज पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जस्ट डायल JU यहाँ से शुरू होता है, जुबिलेंट फूड वर्क JU से शुरू होता है। इन दोनों कंपनियों के साथ हमेशा ये रहा, ये हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड की। जैसे जैसे भाव गिरा, कंपनियों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम हो गई, तो वैल्यूएशन P मल्टीपल वही 70-80 के पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। सही बात। अगर मतलब वो वैल्यूएशन और भाव मैच हो जाता है उस तरह से। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, देखिए इस वक्त बड़ी खबर आती दिख रही है, वो है टाइटन को लेकर। टाइटन पे 9.5 लाख शेयरों का एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है और ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त इजाफा है। आज टाइटन के 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। तो आईबुल रियल जो कि वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला, उसके बाद अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं एक स्टॉक में बनता दिख रहा है तो वो टाइटन। और फिर उसके ऊपर ये एक्शन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर 7,85,000 शेयरों का जो ये कारोबार एक हुआ है, उसके अलावा एक और मेरे ख्याल से ट्रेड हुआ है। तो 2 ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर 533-34 रुपए के आसपास। गौरव हमारे साथ नहीं, वागले साहब हैं, वागले साहब को पूछते हैं। वागले साहब, टाइटन सही लेवल है खरीदारी करने का? अनिल जी, दोनों टाइटन और पीसी ज्वेलर्स प्राइस मूव आ नहीं रही है। ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नंबर 2 नंबर 3 है। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन पहले आपको क्या चाहिए जनरली? आपको पहले प्राइस वाला चाहिए? पहले साथ में चाहिए, दोनों साथ। मतलब आप कुछ ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं सर। नहीं, अगर आपको इंट्राडे मूव पकड़नी है और जो हमारे दर्शक एग्री करेंगे कि बहुत कुछ हम पकड़ते हैं, दोनों साथ में आना जरूरी है। मुझे बिटवीन द टू। तो अच्छा, ये प्राइस एक्शन तो शुरू हो गया, आपके बोलने 37-38 तो आ गया। हाँ, तो बिटवीन द टू मैं आज पीसी ज्वेलर्स के साथ जाऊंगा। ओके, 541 है, 543 के ऊपर और ऐड करें। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 537 का। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से चूंकि टाइटन अच्छा है, तो मुझे ये बताइए कि टाइटन किस लेवल के ऊपर खरीदेंगे? क्योंकि देखो, कंफर्ट जो टाइटन खरीद के है ना, आप रात को आराम से सो सकते हो। पीसी ज्वेलर्स खरीद के टेंशन रहेगी। प्रकाश जी सही कह रहा हूँ ना मैं? एब्सोल्युटली। टाइटन इज सच अ डाइवर्सिफाइड कंपनी कि आप उसमें ब्रांड वैल्यू देखिए। पीसी ज्वेलर्स की ब्रांड कितनों को पता होगी? टाइटन के पास तो ब्रांड पोर्टफोलियो इतना अलग है। एक सॉल्यूशन देता हूं, आपको इंट्राडे लेना है तो पीसी ज्वेलर्स लीजिए, क्योंकि मुझे मोमेंटम दिखता है। पोजिशनल तौर पे टाइटन लीजिए, मुझे 555 का टारगेट बैठता है 2 से 3 दिन। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। वेदांता देखिए, मैं वही दिखा रहा था, आप कहाँ खुला और क्या लिखा? हाँ, तो जो वही कह रहा हूँ। और वेदांता तो खैर आशीष ने, जैकपॉट ने बताया, संदीप ने स्टार्टिंग में। लेकिन इसके साथ साथ हिंडाल्को जो इतना फंडामेंटली, एक मिनट इसमें, हाँ, मैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, वो बता दें हम आपको। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, और वो ये कि 16 जून से पेट्रोल और डीजल के दाम जो हर रोज अलग अलग होंगे, वो होंगे, जरूर होंगे। क्योंकि कुछ लोग सवालिया निशान लगा रहे थे कि शायद सरकार करे ना करें, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। यानी कि 16 जून के बाद हर रोज जब आप जाएंगे पेट्रोल पंप पर, तो आपको पेट्रोल और डीजल के अलग अलग दाम दिखेंगे, और जरूर दिखेंगे। और सरकार का ये मानना है कि ये डायनेमिक प्राइसिंग पॉलिसी से कहते हैं, ये हर रोज भाव बदलना ये कंज्यूमर्स के, उपभोक्ताओं के हित में है। और ऐसे में अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो वो सिर्फ डीलर्स कर रहे हैं। डीलर्स के अपने रीजन आप जानते हैं। और
जो कंज्यूमर्स के, जो उपभोक्ताओं के हित में है, वो सरकार जरूर करेंगे। प्रकाश, सही है ना ये डिसीजन एकदम? बिल्कुल। आई थिंक कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है करना, पर एक चीज ये है कि इसमें जो वैट और टैक्सेस और एक्साइज का जो मार अभी तक हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब 100 रुपए था क्रूड तब भी यही भाव था पेट्रोल का, आज भी वही है, तो कहीं ना कहीं अब कंज्यूमर के बारे में सोचना जरूरी है। प्रकाश जी की सुनिए, थोड़ा टैक्स कम करिए, पेट्रोल डीजल पर थोड़ा सस्ता हो तो अच्छा है। वैसे भी हमारे तो 25 किलोमीटर जाने के लिए मुंबई में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मतलब जो डीजल या पेट्रोल आपका 50 किलोमीटर में जलना चाहिए वो 25 किलोमीटर में जल जाता है। बात तो सही है आपकी। और देखिए ये किसी सेक्टर के लिए अच्छा है तो HPCL, BPCL, IOC के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। और ये सब स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। हाँ, आप वेदांता वाला अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करिए सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, वेदांता में जैसे जो मूव जो स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ग्रेजुअल है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग वो है, क्योंकि आई थिंक ये स्टॉक वैसा वाला नहीं है कि ये 2-4 रोज में इसका वो हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे री रेट होने की पूरी क्षमता इसमें। और जो आशीष ने इतनी अच्छी तरह जो समझाया, उसमें जो सबसे स्ट्रांग मुद्दा मुझे जो लगा वो है वो बैल्को का डाइवेस्टमेंट। अगर इस साल कोई डाइवेस्टमेंट का फेज शुरू होता है तो इस टाइप के जो गवर्नमेंट के वो हैं उसमें पीयूष गोयल जी ने कई बार ये बोला भी है कि बैल्को हमारे पास रखने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, सही बात। सो अगर वो होता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रिलियंट मूव इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। बट जिंक और एल्यूमिनियम दोनों की कंजम्पशन की जो ग्रोथ है हेमंत अगले साल में 2 साल में हिंदुस्तान में, वो गजब की होगी। अभी तक हमने 2% ग्रोथ देखी एल्यूमिनियम कंजम्पशन इंडिया में, दैट कैन गो अप टू 8-9%। सो इट्स अ बिग चेंज दैट कैन हैपन इन द बेसिक इंडस्ट्री। तो हिंडाल्को भी ऑफ कोर्स इसमें शामिल है, तो उसको भी ध्यान दिया जाए। टोरेंट पावर देखिए वागले साहब, जरा स्टॉक में मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है। प्राइस एक्शन शुरू हुआ है, अब आपके लिए जितना चाहिए उतना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम एक्शन तो है। और हाँ, एक मिनट, हाँ आपका सिग्नल आ रहा है। हाँ, इसके लिए क्योंकि इसमें OI और प्राइस दोनों आ रहा है। आप जो बोल रहे थे कि उसमें दोनों आता नहीं, इसमें दोनों अभी आ रहा है। प्राइस अभी आ रहा है, OI ऑलरेडी बढ़ रहा है। करंटली 191.30 है जून फ्यूचर्स, 188.90 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 198 तक का मैं टारगेट दे सकता हूँ आज और कल में। वाह, ये हुआ ना स्टॉक आइडेंटिफाई। ये परफेक्ट ट्रेड सेट, परफेक्ट ट्रेड है ना। दोनों तरफ एक्शन है, प्राइस का भी एक्शन है और वॉल्यूम का भी एक्शन है। 198 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी कर सकते हैं। तो टोरेंट पावर ये स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है अभी भी। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रखिए। इवन आप देखिए आज के दिन 2 ही सेक्टर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, एक फार्मा और दूसरा मेटल। ये दोनों सेक्टर हरे निशान में, और बाकी सारे सेक्टर में देखिए कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। बायोकॉन भी अच्छी तेजी दिखाता हुआ, सन फार्मा ने भी देखिए अब अच्छी तेजी पकड़नी शुरू करी है। सन फार्मा बागले साहब, पिछले हफ्ते हमने देखा है कुछ बॉटम फिशिंग लोगों ने करी है फार्मा शेयरों में। आज कई कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सन फार्मा में क्या और रैली बढ़ सकती है, मोमेंटम है? हेमंत, ये क्लियरली हमको समझना होगा कि बाउंस बैक मूव है। 100% शायद बॉटम बने हैं या वो थोड़ा टाइम के बाद वो पता तो आप चलेगा। प्रेडिक्ट अभी नहीं कह सकते, अभी कह नहीं सकते। बट 560 तक की मुझे मूव, अभी 534 है और ये मैं FNO में कॉल नहीं दे रहा हूँ। पोजिशनल व्यू अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक 550-560 तक के बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, लेकिन बाजार थोड़ा सा ऊपर इस तरह पर टिक भी नहीं पा रहा। थोड़ा ऊपर आता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, लेकिन अहम लेवल तोड़ता भी नहीं। लेकिन मुझे एक स्टॉक लग रहा है हेमंत, अगर बाजार कमजोर हुआ तो ये गिरेगा। ये है बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये स्टॉक है 3% करीबन कमजोर। यहाँ 13 लाख शेयर जुड़े हैं। वागले साहब, आया सिग्नल? बिल्कुल आया। बताइए। आपने मेरे मन की बात छीन ली। अरे बस आपका मन पढ़ लिया, और क्या चाहिए बताइए। 140.90 का हाई है, ये आधे घंटे का। नहीं, बात करते करते निकल गया। बट 132 133 तक की मुझे डाउन साइड दिखती है। आप कैश के बोल रहे हैं फ्यूचर? नहीं, ये मैं फ्यूचर्स के बोल रहा हूं। फ्यूचर कैश में तो ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा है। ये तो अभी करंट भाव है 137.80। आप 2 रुपए का रिस्क लेके चलिए और नीचे में 6 रुपए आपको मिलने चाहिए। 131 तक के डाउन साइड दिखते हैं। बड़ी पोजीशंस बन रही हैं एक्चुअली। बैंक्स में अगर सबसे कमजोर अगर कोई बैंक अगर मुझे दिख रहा है तो वो बैंक ऑफ इंडिया ही है। और अगर बाजार सुधर गया तो ठीक, और अगर बैंक निफ्टी गया तो फिर ये स्टॉक तेजी से अच्छा, वो फार्म लोन वेवर वाले वही है। देखिए वही है। आज आपको बता दूं, PSU बैंक चीफ की बैठक है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ NPS के रेजोल्यूशन के ऊपर। वो इवेंट इंपॉर्टेंट होगा, 11 बजे वो बैठक होने वाली है। और उससे पहले ये बैंकिंग स्टॉक्स कमजोर हैं। आप देखिए इवन PNB, इंडियन बैंक, OBC, यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, सारा आज बाजार 125 पॉइंट
नीचे है सेंसेक्स, और देखिए बैंक निफ्टी ये 125 पॉइंट नीचे है। यही वो ऐसा सेक्टर है जो बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। बिल्कुल, और वो तो रहेगा ही, दबाव रहने वाले ही है। तो साफ तौर पर छोटे छोटे सरकारी बैंक्स के लिए मुश्किल भरा वक्त, और ये स्टॉक्स फिसलते हुए दिख रहे हैं तेजी से। आज के सेशन में HDIL वायदा कारोबार के बैन में आया, और बैन में आने के बाद यहाँ पर पोजीशंस कम होती हुई दिख रही है। स्टॉक 1% नीचे, ओपन इंटरेस्ट 4% घटता हुआ। वक्त है आपसे विदा लेने का। वागले साहब, दीवान साहब, शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच हमारे साथ कोटक लाइफ इंश्योरेंस के हेड ऑफ इक्विटीज हेमंत कनावाला साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हेमंत जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थोड़े रुकते हुए दिख रहे हैं बाजार, अच्छी तेजी के बाद लाइफ टाइम हाई के आसपास। क्या रुझान तेजी का ही रखा जाए, या फिर थोड़ा जितनी तेजी होगी डरने घबराने की जरूरत है? नमस्कार जी। ये इन्वेस्टर के टाइम होराइजन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल है, जो नॉर्मल इक्विटी में होना चाहिए, तो अभी भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो लास्ट 2-3 साल से कोई ना कोई वजह से स्लो ग्रोथ पाथ पे थी, आगे जाते हमें लग रहा है कि ग्रोथ साइकिल अच्छा हो जाएगा। ग्लोबली भी चीज़ें इकोनॉमी अप ट्रेंड पे दिख रही है, तो उस वजह से 3 से 5 साल के व्यू से सिचुएशन बहुत अच्छी है। सॉरी, बट नियर टर्म थोड़ी वरीज हो सकती है। नियर टर्म थोड़ी वरीज हो सकती हैं सर। आज एक सेक्टर जो थोड़ा दबाव में दिख रहा है वो है बैंकिंग पैक। जिस तरह से महाराष्ट्र में फार्म लोन वेवर का ऐलान हुआ है, अब बाजार मानकर चल रहा है कहीं मध्य प्रदेश में जहां पर आंदोलन हो रहे हैं वहां पर भी ऐसा ना हो। पंजाब में भी थोड़े बहुत खबरें आ रही हैं। ये बताइए, अब इस खबर को आप जैसे फंड मैनेजर्स किस तरह से देख रहे हैं? क्या गिरावट होती है इन बैंकिंग स्टॉक्स में तो खरीदारी का मौका देने वाले हैं, या आपको लगता है कि PSU बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए, प्राइवेट बैंक्स ही खरीदने चाहिए? नहीं, तो ये जो ट्रेंड है वो चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि अगर कोई भी एंटिटी लोन देती है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि बोरोवर है वो पैसा वापस दे दें। कोई भी वजह से वो नहीं दे पा रही हैं तो वो इकोनॉमी के लिए चिंता का विषय है। और ये ट्रेंड अगर और स्टेट्स में फैलती है तो बैंक्स के लिए वरीसम होगा। इससे क्या होगा, PSU बैंक्स वैसे ही लोन ग्रोथ के लिए कमजोर है उनकी, वहाँ पे उनका टेंडेंसी इन सेगमेंट में लोन देने के लिए और भी कम हो जाएगा और लोन ग्रोथ नहीं दिखेगा। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। बट और इसलिए जो भी बैंक्स इस सेगमेंट को एक्सपोज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल अवॉइड करें सरकारी बैंक्स को, खास तौर से जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आज दबाव इसी वजह से बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन दबाव एक और सेक्टर पर बरकरार है और वो है IT कंपनियों का। क्या लगता है सर, क्या वैल्यूएशंस देखकर खरीदा जाए या फिर ग्रोथ आउटलुक को देखकर अभी भी दूर रहे? हाँ, तो IT सेक्टर में अभी तो हेडविंड्स अभी भी चालू ही हैं, तो वैल्यूएशन के हिसाब से एब्सोल्यूट रिटर्न शायद बन सकते हैं, पर सेक्टर में देखें तो अभी भी हेडविंड्स हैं, करेंसी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो रेडी परफॉर्मेंस में तो वीक ही रहेगा, बट क्योंकि ये कंपनी कैश रिच है और कैश फ्लोज पॉजिटिव है, तो यहाँ से एब्सोल्यूट रिटर्न बन सकते हैं इन्वेस्टर के। तो इन्वेस्टर किस टाइप का है, अगर कम रिस्क देखना चाहते हैं तो शायद IT सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, तो ये है राय आपके लिए तमाम IT शेयरों पर। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज हमारे दर्शकों को अपनी राय बाजार और सेक्टर्स पर देने के लिए। कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए बाजार, लेकिन बहुत तेजी से चल रहे, ऐसा नहीं सिर्फ बैंकिंग शेयरों को छोड़कर। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।